हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? सो हेयर आई एम अगेन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। द नेम ऑफ द थिंकर इज़ बी आर अम्बेडकर। ठीक है, सारे लोग जानते हैं, सारे लोग बहुत इन्फ्लुएंस्ड भी होंगे इनसे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई हम में से ऐसा है जो बी आर अम्बेडकर को नहीं जानता है या फिर उनकी टीचिंग्स को नहीं जानता है या फिर उनके बारे में जो उन्होंने समाज को दिया या फिर जो उन्होंने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, उन सब चीज़ों से वाकिफ़ ना हो। ठीक है, हम सभी हैं। तो इस लेजेंडरी को हम आज पढ़ने वाले हैं जिनका पूरा नाम है भीमराव रामजी अम्बेडकर। सो आई होप आपने पिछला वाली वीडियो देख ली होगी, अच्छे से समझ ली होगी, उसके नोट्स बना लिए होंगे और मैंने किस तरीके से सोसाइटी को थोड़ा स्ट्रेटा को डिफाइन किया था कि किन परिस्थितियों में किस तरीके के जो थिंकर्स होते हैं वो उनकी सोच निकल कर आती है अपने आसपास चलने वाली चीज़ों को देखकर और बाकी चीज़ों को समझ कर सोच कर। ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में हम बहुत एक महान एक थिंकर को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, बी आर अम्बेडकर को। सो विदाउट डिलेइंग हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो बी आर अम्बेडकर का जो फुल नाम है वो हमें देखने को मिलता है भीमराव रामजी अम्बेडकर और इनका जन्म 1891 से 1956 तक रहा है। ठीक है, सॉरी मुझे थोड़ा सा जुकाम है तो बीच बीच में थोड़ा सा अनोइंग लग सकता है। ठीक है, बट बी कोऑपरेटिव। एंड इनको पॉपुलरली हम बोलते हैं बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है, इनको बाबा साहब कहते हैं तो भीमराव अम्बेडकर भी कह देते हैं। तो इन सारे नाम का मतलब यही है कि हम अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं। इनके रोल क्या रहे हैं? तो आर्किटेक्ट रहे हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, भारत का संविधान इन्होंने लिखा है। एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं, इकोनॉमिस्ट रहे हैं, ज्यूरिस्ट रहे हैं और पॉलिटिकल लीडर भी रहे हैं। ठीक है, इतनी सारी उपाधियाँ रही हैं पहले की। मुझे लगता है कि अब से पहले के जो दौर के लोग थे, ठीक है, चाहे ये हो गए अम्बेडकर हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, हमने कल वीडी सावरकर को पढ़ा, मोहम्मद इकबाल को पढ़ा, ये सारे लोग जो है वो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग थे। मतलब कितना पढ़ाई कर रखे थे कि ये सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर भी थे, इकोनॉमिक्स में भी इनका इंटरेस्ट था, ज्यूरिस्ट भी थे, लॉ लॉ पर्सनल्स भी थे ये सारे लोग। तो मतलब देख रहे हो, हम लोगों को एक सब्जेक्ट में इतनी दिक्कत आती है पढ़ने के लिए या फिर हम लोग एक सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा रो रो के पढ़ते रहते हैं और इन लोगों ने इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मास्टर्स हासिल कर रखी है, पीएचडी ले रखी है। भाई रियली हेड्स ऑफ टू देम। मतलब जज्बा हो तो इस तरीके का हो। अभी क्या है कि उस टाइम में भी इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं रहते होंगे जितना अभी हमारे प्रेजेंट डे टाइम में डिस्ट्रैक्शन है। तरह तरीके की चीज़ें हैं, हम तुरंत ही दूसरी चीज़ को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो एक हमारे कोई क्लियर पाथ नहीं है, तो वो वजह मुझे लगती है एक बहुत बड़ी है। ठीक है, तो वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। इनका जो फेमस कोटेशन है वो है एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि किसका ये कोट है, देन आपको पता होना चाहिए कि बी आर अम्बेडकर का ये बहुत ही फेमस कोट है। अंबेडकर की अर्ली लाइफ को और एजुकेशन को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इनका जो जन्म होता है वो 14 अप्रैल 1891 को मऊ में होता है। मऊ मध्य प्रदेश में एक जगह है और ये महार एक जाति होती है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। इनकी जाति को यहाँ पे इसलिए और दर्शाया गया है क्योंकि इनका जो पूरा जीवन भर का स्ट्रगल था वो अपनी जाति से लड़ते रहे। ठीक है, अपनी जाति से नहीं, अपनी जाति से जाति में जो इनकी बुराइयाँ थी या फिर इनकी जाति को जो बड़े जाति के लोग थे जिस तरीके से इन्हें देखते थे, डिस्क्रिमिनेट किया करते थे, परेशान किया करते थे, तो वही उनके जीवन का एक संघर्ष बन गया आगे चल के। ठीक है, एंड ही फेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम चाइल्डहुड। और बचपन से ही क्या हुआ, इनको बहुत ज़्यादा जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अभी भी हमारे पूरे समाज में जातियाँ हैं। भारत में मुझे नहीं लगता जाति कभी ख़त्म होगी क्योंकि ज़्यादातर जो भारत है वो कहाँ बसता है, गांव में बसता है। और गांव में अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट बोलें तो जाति वाति ये सारी चीज़ें गांव में ज़्यादा होती है। तो जब गांव नहीं कभी ख़त्म होंगे, गांव को इतना एजुकेट नहीं कर पाएंगे, तो ये जाति वाली चीज़ें ख़त्म कभी नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो जो अंबेडकर थे वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से बहुत ज़्यादा लड़ते रहे और बचपन से इन्हें जो अपनी जाति को लेकर एक बहुत बड़ा भेदभाव देखने को मिला। ठीक है, एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने बीए की है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। ये बहुत अच्छे परिवार से आते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये दलित हो तो ये गरीब ही हो। ठीक है, इनके पापा किसी पोस्ट पर भी थे और इनके पापा ने इन्हें अच्छा खासा एजुकेट किया है। ठीक है, इनके ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ बनी है, बी आर अम्बेडकर के ऊपर सीरियल भी बना है। उसमें एक महाराजा होते हैं मध्य प्रदेश के, वो इनके एजुकेशन के लिए पैसे देते हैं, बहुत सारी काम करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने भी इन्हें क्या किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कि सारे ही लोग बुरे थे क्योंकि ये बहुत
इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, तार्किक सोच रखते थे, पढ़ने में बहुत होशियार थे, ठीक है, अपने साथियों में सबसे ज़्यादा फर्स्ट आते थे। इस तरीके की चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में देखी है। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि जब समाज में ये चीज़ें चल रही हैं, एक पर्टिकुलर या जो छोटी जात के लोग हैं उनके खिलाफ इतनी ज़्यादा घृणा भरी हुई है बड़ी कास्ट के लोगों के अंदर, तो वो कैसे ख़त्म की जाए, ठीक है, ये जातिगत जो इतनी बुराई है उसको बहुत ज़्यादा समाज से निकालने की ज़रूरत है। ऐसा कौन सोचते थे? B.R. अम्बेडकर सोचते थे। तो उन्होंने BA की जो पढ़ाई है वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से की, MA और PhD इन्होंने इकोनॉमिक्स से की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, ठीक है। DSc की पढ़ाई इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की और बार एट लॉ फ्रॉम ग्रेन इन लंदन, ठीक है। ग्रेन इन का पहले भी हम नाम सुन चुके हैं इंस्टीट्यूट का, जिससे आई थिंक सावरकर जिन या फिर मोहम्मद इकबाल ने पढ़े हुए हैं, ठीक है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक हाँ सावरकर ही पढ़े हुए हैं यहाँ से। तो इन्होंने इतनी सारी डिग्रियाँ ले रखी थी, ठीक है, हाईली इंटेलेक्चुअल थे, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, और भी सारे सब्जेक्ट्स में उन्होंने क्या कर रखा था, महारत हासिल कर रखी, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के तौर पे हमें देखने को मिलते हैं। तो लॉ की इन्हें बहुत अच्छी समझ थी, ठीक है। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें तो ये आपसे पूछ ले जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन, तो आपको ये याद ही रखना है। ही एडवोकेट फॉर द दलित राइट एंड सोशल इक्वलिटी, इन्होंने क्या किया, अपने जीवन भर लड़ाई लड़ी एक लंबी, किसके लिए, दलित के सम्मान के लिए, दलित के राइट्स के लिए। अगर आपको नहीं पता है दलित किसे कहते हैं, तो जो छोटी जातियाँ होती हैं, नीचे जाति के SC ST वाले लोग होते हैं, उनको दलित कहते हैं, ठीक है, जिनका समाज में स्टेटस आप देख ही रहे हो। देखो कितने भी पढ़ लिख जाएं, कहीं भी कुछ हो जाए, लेकिन जो जाति है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, ठीक है। हम अपना पूरा नाम लेंगे, ठीक है, लोग हमारे जो बड़े अपर कास्ट के लोग होते हैं वो छोटे कास्ट के लोगों की शादियों में नहीं आते हैं, खाना नहीं खाते हैं, उनका हाथ, क्योंकि इस समाज में बहुत पहले से चली आ रही, बहुत बहुत पहले से। और समाज में जो सामाजिक तत्व होते हैं, सामाजिक चीज़ें होती हैं, वो आसानी से नहीं जाती हैं, ठीक है। तो उनके लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, लोगों के माइंड को वॉश करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी गंदगी भरी पड़ी है समाज में इन सारे मुद्दों पे, कि उसको एक दिन में, एक साल में, या फिर एक युग में मुझे नहीं लगता कि हम समाप्त कर सकते। ये लड़ाई बहुत पहले की चली आ रही है और अभी भी ये चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं, ठीक है। आप एक रेयर एग्जांपल देखते होंगे कि इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए पेरेंट्स मान गए हैं, और जब इंटरकास्ट मैरिजेस हो भी जाती है तो जो रिलेटिव्स होते हैं दोनों फैमिलीज़ की तरफ के, उनका बहुत बड़ा प्रेशर रहता है कि हम तुम्हें समाज से निकाल देंगे, गांव से बेदखल कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो ये सब क्यों है? क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है कि छोटी जाति के लोग उनके पास आएँ, बैठें, उनके साथ खाना पीना खाएं, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए क्या होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर हमेशा एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ते रहे और समाज में उनको भी क्या दिलाने की कोशिश करते रहे, सोशल इक्वालिटी की बात करते रहे, ठीक है। समाज में सारे लोग एक बराबर है, तो दलित बराबर क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये हमेशा उनके लिए उनका कोर सेंटर में रहा ही आइडिया। एंड ही लॉन्च अ मूवमेंट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, और उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया, आंदोलन चलाया छुआछूत के खिलाफ, ठीक है। अनटचेबिलिटी तो सारे लोग जानते ही होंगे मेरे ख्याल से, अगर नहीं जानते तो अनटचेबिलिटी एक प्रैक्टिस हुआ करती थी, जिसमें अपर क्लास के जो लोग होते थे वो छोटी क्लास के या फिर जो लोअर क्लास या फिर लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको छूने से डरते थे, क्योंकि वो कंसिडर करते थे कि ये लोग पॉल्यूटेड होते हैं। मतलब जैसे होते हैं ना, वाल्मीकि समाज के लोग होते हैं जैसे, और जाटव समाज के होते हैं, और भी सारे वो छोटी छोटी कास्ट, मुझे जहाँ तक याद है या फिर जहाँ तक मैंने सुन रखे हैं आसपास की चीज़ें, तो ये काफ़ी लो क्लास के होते हैं, ठीक है, बाई कास्ट। तो इनको बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड माना जाता है, ठीक है। और जबकि ये, और जो काम के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया, अगर हम देखें तो पर्टिकुलर चीज़ों को पर्टिकुलर काम पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, कुछ नहीं, वो बस मुझे बीच जुकाम है थोड़ा सा, तो वही डिस्टर्ब हो जाता है। देन उन्होंने इन सब के लिए, अनटचेबिलिटी के लिए एक महाट सत्याग्रह चलाया जो 1987 में चलाया गया था। इसमें एक सत्याग्रह में क्या था, जो पब्लिक टैंक थे वहाँ से पानी भरना था छोटी जात के लोगों का, ठीक है। देखो जो पब्लिक चीज़ें होती थी, चाहे पब्लिक टैंक हो गए या फिर ये गाँव में कुएँ बोलते हैं, नदी घाट बोलते हैं, इन घाटों में क्या होता था कि जो छोटी जात के लोग होते थे वो पानी नहीं पी सकते थे इन सबसे, क्योंकि जो बड़ी अपर कास्ट के लोग होते थे, ब्राह्मण्स होते थे, ये सब सोचते थे कि अगर धोखे से भी छोटी जात के किसी ने भी इसमें पानी पी लिया तो ये पूरा पानी पॉल्यूटेड हो जाएगा और किसी के भी इस्तेमाल के लिए नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये महाट सत्याग्रह में यही था कि सारे हज़ारों लोग इकट्ठे हुए 1987 में, BR अम्बेडकर ने लीड कर रहे थे, और इन सारे लोगों ने क्या किया था, एक पब्लिक टैंक से पानी पी लिया था। कहते हैं कि जब ये लोग चले गए थे यहाँ पे इतना काम करके, ठीक है, एक सत्याग्रह को और ये करके, तो ब्राह्मणों ने फिर उस पानी को शुद्ध किया गंगा जल डाल के, सॉरी गंगा जल नहीं, गौमूत्र डाल के। इट सीम्स फनी बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब उन लोगों ने तो सिर्फ पानी पिया, लेकिन ब्राह्मण लोगों ने उसमें गौमूत्र डाल दिया और उसको साफ कर दिया। मतलब क्या लॉजिक है, बहुत बढ़िया लॉजिक है, ठीक है।
दूसरा इनका हम इम्पोर्टेंट मूवमेंट देखेंगे तो कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट है, जिसमें हिंदू टेम्पल्स में जो छोटे जात के लोग थे उनकी एंट्री को क्या किया, एक्सेस कराया। देखो छोटे जात के लोगों के साथ कई प्रकार के भेदभाव होते थे, सिर्फ मैं ये पानी की बात नहीं कर रही हूँ, मंदिर में घुसने की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा तरीके के भेदभाव होते थे उनके साथ, ठीक है। और पहली बात तो उन्हें एज अ ह्यूमन बीइंग ही नहीं माना जाता था, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मणों ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा था कि पिछला जन्म होता है कि अगला जन्म होता है, पिछले जन्म में जो सबसे गंदे काम करते हैं वो इस तरीके के इंसान बनते हैं, तो इन्हें सज़ा मिली है कि ये इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे गलत काम किए अपने पिछले जन्म में कि भगवान ने इन्हें छोटी जात का बनाया, ठीक है। इस तरीके से जो सुपरस्टिशंस होते हैं समाज में वो फैलाए गए एक पर्टिकुलर जात के, ठीक है, थ्रू। तो वो सारी चीज़ें आपको खुद डिसाइड करनी है कि क्या ऐसा हुआ होगा, क्या ऐसी चीज़ें रही होंगी, या फिर क्या हमारे सच में हमारे रिलीजन हमें ये सिखाता है, या फिर ये सब टेक्स्ट हमारे हो सकते हैं, या फिर ये सोच हो सकती है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मुझे यहाँ पे एज अ टीचर मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना है, मुझे थिंकर को पढ़ाना है, और बीच बीच में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता भी दे रही हूँ, तो दीज आर माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। हर किसी के व्यूज़ अलग होते हैं, मेरे कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकते हैं आपकी सोच से, और आपकी बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकते हैं मेरे सोच से, तो उन सबसे लेना देना ही एग्जाम क्लियर करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। And he also established बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 फॉर द दलित अपलिफ्टमेंट। तो देखो सारे लोग क्या कर रहे थे उस टाइम, बहुत सारी सभाएं बना रहे थे, ठीक है। जैसे हमने पिछली वीडियो में वी आर अम्बेडकर को देखा, उन्होंने हिंदू महासभा का गठन किया जिसमें वो हिंदुओं की एकता पर बात करते थे। उसी तरीके से जो बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने क्या किया, जो दलित सभा थी या फिर दलित के अपलिफ्टमेंट के लिए भी एक ऐसी बहिष्कृति हितकर्णी सभा को बनाया, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। एंड ही ऑल्सो बिलीव इन एनाइलेशन ऑफ कास्ट फॉर द ट्रू डेमोक्रेसी। और उन्होंने कहा था कि अगर आपको सच में सही लोकतंत्र लाना है, लोकतंत्र को बढ़ावा देना है और उसको बहुत ज़्यादा अपने कोर आइडिया में रखना है इंडियन पॉलिटिक्स में, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जातिवाद को ख़त्म करना होगा पूरी तरीके से। और ये बात सच भी है। पॉलिटिकल करियर अगर हम इनके देखेंगे तो देन ही फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 एंड शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942। तो इन्होंने दो इंडिपेंडेंट मतलब एक लेबर पार्टी बनाई, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो 1926 में बनाई थी, और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ये बनाई थी 1942 में, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको थोड़ी रिमेंबर रहनी चाहिए। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1930-32 रिप्रेजेंटिंग डिप्रेस क्लास। तो आपको पता होगा 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी ब्रिटेन में, ठीक है। थोड़ा सा हिस्ट्री भी सबको पता होगी, मुझे पता है। तो उसमें क्या हुआ था कि सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, या फिर जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन सारे के सारे उसमें कॉन्फ्रेंसेस में अंबेडकर जी गए थे, ठीक है। कांग्रेस के अलग डिमांड्स थी ब्रिटिशर्स से, और अंबेडकर की अलग डिमांड थी, लेकिन अंबेडकर स्टिल इन सारी कॉन्फ्रेंसेस में गए थे ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेशन मांग सके। डिप्रेस क्लासेस को वो क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उनके लिए उनके हक के लिए वहाँ पर क्या कर सके, बात कर सके। ओके। एंड ही अपोज द कांग्रेस कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। और ये कांग्रेस को बहुत ज़्यादा अपोज करते थे, कांग्रेस पे ये एलिगेशंस लगाते थे वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करती है, ठीक है। कांग्रेस पे तो बहुत सारे एलिगेशंस लगते थे उस टाइम के, हमेशा ये एक वर्ग को सपोर्ट करती है, हिंदुओं को सपोर्ट करती है, बाकी जितने भी मार्जिनलाइज्ड हैं सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उन सबको डिजेनरेट करती है, ठीक है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है। दूसरा क्या है, कांग्रेस कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स खेलती है, ठीक है, मतलब जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और उन्हीं का वोट बैंक है कांग्रेस। तो इस तरीके के कई सारे आरोप भी अंबेडकर जी द्वारा लगाए गए कांग्रेस पर। साथ में कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल इन पूना पैक्ट 1932 विद द महात्मा गांधी रिगार्डिंग दलित रिप्रेजेंटेशन। तो लास्ट में क्या होता है, एक पूना पैक्ट होता है 1932 में जो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में होता है, जिसमें ये बी आर अम्बेडकर होते हैं वो अपनी बात रखते हैं महात्मा गांधी के आगे। मतलब महात्मा गांधी एक बहुत बड़ा एक चेहरा थे कांग्रेस का, तो जो महात्मा गांधी कहते थे वही कांग्रेस में होता था, और कांग्रेस की अल्टीमेट डिमांड भी महात्मा गांधी जी के ही बिहाफ पर होती थी। तो अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमें डिप्रेस क्लासेस हैं या फिर जो शेड्यूल क्लासेस हैं उनके लिए हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए अलग से पॉलिटिक्स में, मतलब हिंदूज़ के लिए सीट अलग है, मुस्लिम्स के लिए अलग, तो डिप्रेस क्लासेस के लिए बिल्कुल अलग होनी चाहिए। तो इस बात के खिलाफ गांधी जी अनशन पर बैठ कर, नहीं ऐसा नहीं होगा, इससे तो हिंदू मतलब हिंदू बट जाएगा, तुम डिप्रेस क्लासेस को अलग कर रहे हो, अपर क्लासेस को अलग कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक डिबेट देखने को मिलती है। इस डिबेट के ऊपर बहुत सारी बुक्स वगैरह लिखी गई हैं, ठीक है, अलग अलग थिंकर्स ने लिखी हैं, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है हिस्ट्री का। जो आई थिंक आपको कभी टाइम मिले ना तो ये पूरा जो पूना पैक्ट में जो बातें अम्बेडकर ने कही हैं गांधी जी से और गांधी जी ने अम्बेडकर से कही है, वो आपको समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। इंटरेस्टिंग डिबेट है यहाँ पे, ठीक है। तो पूना पैक्ट की आपको डेट याद रखनी है और ये याद रखना है किन दोनों लोगों के मध्य ये बात हुई थी या फिर दो लोगों के मध्य ये
पैक्ट हुआ था, ठीक है। अंबेडकर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है इंडियन जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उसमें बहुत सारे कमेटी बनी हुई थी, ठीक है, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी यही थी जिसका फॉर्मेशन 1947 टू 1949 हुआ था, ठीक है। तो उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? बी आर अम्बेडकर, इसीलिए इन्हें फाउंडिंग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। एनी एडवोकेट फॉर द फंडामेंटल राइट्स एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये क्या चाह रहे थे, ऐसा किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह रहे थे? तो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन की कल्पना करते थे जिसमें फंडामेंटल राइट्स हों और इक्वालिटी हो बिफोर लॉ। कोई मायने नहीं रखता कि कल को प्रेसिडेंट किसी का मर्डर कर दे, या फिर कोई डीएम किसी का मर्डर कर दे, या फिर एक साधारण इंसान किसी का मर्डर कर दे, तो सारे लोगों के लिए क्या होनी चाहिए? सज़ा एक ही होनी चाहिए। इस तरीके की इनकी सोच थी, ठीक है। किसी को इस चीज़ का प्रिविलेज नहीं बनना चाहिए कि वो अपर कास्ट से आता है, किसी को इस चीज़ का प्रिविलेज नहीं होना चाहिए कि वो बहुत वेल्दी पर्सन है, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ होनी चाहिए, ठीक है। साथ में एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की इन्होंने बात की, जो आर्टिकल 17 हमें सिखाता है, जिसमें पूरी तरीके से छुआछूत को क्या किया? बैन कर दिया गया है। सोशल जस्टिस के और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बहुत बड़े प्रोपाउंडर रहे हैं, जिनका मानना था कि समाज में हर तरीके से क्या होना चाहिए? सामाजिक न्याय होना चाहिए, जिसमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को हम तभी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। देखो डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब क्या होता है? लोकतंत्र होता है, ठीक है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोग पॉलिटिक्स में तब पार्टिसिपेट करेंगे जब सामाजिक वो लोग एक जैसे होंगे, एकजुट होंगे, ठीक है। अब जब समाज ने उन्हें बांट रखा है, तो क्या वो बढ़िया पॉलिटिक्स की कभी बात कर पाएंगे? क्या वो मुद्दों पर बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आज प्रेजेंट डे देखो, अगर मैं पार्टिकुलर डिमांड करूँ इंडियन पॉलिटिक्स की, तो हम अभी डेमोक्रेसी में तो हैं। डू यू रियली थिंक कि डेमोक्रेसी यहाँ वर्क करती है बहुत अच्छे तरीके से? भाई हम इतने गुटों में बटे हुए हैं, हम कभी भी मुद्दों पर वोट नहीं देते हैं। हम हम चेहरों पे वोट देते हैं, हम कास्ट के नाम पे वोट देते हैं, हम धर्म के नाम पे वोट देते हैं, लेकिन हम कभी जो असल मुद्दे हैं ज़िंदगी के, या जिनसे हमारी ज़िंदगी बन रही है या फ्यूचर आने वाला है, उन पे कभी वोट नहीं करते हैं। और इस चीज़ पे बैठ के सोचना कि कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करती। भाई सब करती है, सारी की सारी करती है। कोई धर्म पे करता है तो कोई जाति पे करता है, ठीक है। फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर का इन्हीं का कॉन्सेप्ट दिया गया था कि एक फेडरेशन होना चाहिए गवर्नमेंट में, ठीक है। सेंटर और स्टेट में उनका सब्जेक्ट्स का डिवीजन होना चाहिए, पावर्स का डिवीजन होना चाहिए, लेकिन हमेशा स्ट्रॉन्ग कौन रहना चाहिए? सेंटर रहना चाहिए। क्योंकि कभी अगर इस तरीके से हुआ कि हमने स्टेट्स को इक्वल पावर दे दी सेंटर्स के जितना सेंटर को दिया उतना, तो हो सकता है कभी आके कोई भी स्टेट बोल देगा हमें अलग होना है, या फिर हम इस यूनियन में नहीं रहना चाहते, हमें दूसरा कंट्री बनानी है। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो, इसलिए हमें क्या है? एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सेंटर की हमेशा क्या रही है? ज़रूरत रही है, जो कि हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड भी किया है। एंड ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो भारत के पिता हैं, सॉरी भारत के पिता नहीं, भारतीय संविधान के पिता भी कहा जाता है किसको? बी आर अम्बेडकर को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे अम्बेडकर फिलॉसफी। अम्बेडकर की फिलॉसफी क्या कहती है? तो सोशल फिलॉसफी की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो उनका मानना था कि समाज में लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए और फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, ठीक है। फ्रेटर्निटी का मतलब ये होता है कि ब्रदरहुड की फीलिंग होनी चाहिए, ठीक है। एक गिव एंड टेक वाली फीलिंग होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास कुछ नहीं है तो मैंने आपको दे दिया, आप मेरे पास नहीं है तो आपने मुझे दे दिया, ठीक है। तो ये सेंस ऑफ फैमिलैरिटी हो गया, ब्रदरहुड हो गया, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए? समाज में होना चाहिए। और इनका ये जो कॉन्सेप्ट था फ्रेटर्निटी का, ये इंस्पायर्ड था बुद्धिज्म से और फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। किस तरीके से फ्रांस में एक बहुत बड़ी क्रांति आई थी, तो लोग एक दूसरे की मदद के लिए भी आगे आए थे, ठीक है। अपोज ब्राह्मणिकल डोमिनेंस एंड कास्ट हायरार्की, और साथ में ये अपोज करते थे समाज में जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस है, ठीक है, एक जात का बहुत बड़ा बोलबाला है, और जो कास्ट की हायरार्की बटी हुई है कि ब्राह्मण सबसे बड़े हैं, उससे छोटे दूसरे हैं, फिर छोटे दूसरे हैं, या फिर जो वर्ण का डिवीजन था उस टाइम के, अपर कास्ट के जो लोग हैं वो टीचिंग करेंगे, जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो वॉर में इन्वॉल्व होंगे या फिर ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होंगे, और जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो क्या करेंगे? पूरी तरीके से सर्व करेंगे अपर कास्ट को। तो इस तरीके की जो कास्ट हायरार्की उस टाइम फैली हुई थी, ये भी बहुत ज़्यादा एक हैवक क्रिएट करती थी। ये एक बहुत गलत चीज़ थी, जिसके अपोज में हमेशा गांधी जी रहते थे। गांधी जी भी रहते थे और ये अम्बेडकर भी रहते थे, ठीक है। तो ये तो हो गई इनकी पॉलिटिकल सॉरी सोशल फिलॉसफी। दूसरा, हम इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी को अगर समझें तो इनका मानना था कि हम ट्रू डेमोक्रेसी तभी इस्टेब्लिश कर सकते हैं जब समाज में क्या हो? इक्वालिटी हो, इकोनॉमिक इक्वालिटी हो और सोशल स्टेटस में भी इक्वालिटी हो। समझ में आ रहा है? मतलब मैं अगर बाहर निकल रही हूँ, ठीक है, और तो मेरी जो एक इनकम है वो दूसरों से इतनी ज़्यादा कम भी नहीं कि लोग मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दबा रहे हैं, लूट रहे हैं मुझे। और मेरी समाज में प्रेस्टीज ऐसी होनी चाहिए कि हर इंसान अपने आप में सेल्फ रेस्पेक्ट को डिजर्व करता है, डिग्निटी को डिजर्व करता है। तो ये सारी चीज़ें तभी अचीव हो पाएंगी जब हम ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएंगे, ठीक है।
एंड द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस। और उनका मानना है कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो कैसी होनी चाहिए, वो सोशल जस्टिस पे बेस्ड होनी चाहिए, समाज में न्याय होना चाहिए हर तरीके का। इकोनॉमिक थॉट की अगर हम बात करें, ही एडवोकेटेड स्टेट सोशलिज्म इन की इंडस्ट्रीज। उनका मानना था कि जो सोशलिज्म का भावना है वो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में हो चाहिए, मतलब बहुत बड़ी, जैसे एटॉमिक इंडस्ट्री हो गई और कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई जो नेशनल लेवल पे बहुत बड़ी है। तो ये सारी किसके हाथ में होनी चाहिए, सरकार के हाथों में होनी चाहिए, ठीक है। एंड बिलीव इन वेलफेयर स्टेट मॉडल। और ये बिलीव करते थे एक वेलफेयर स्टेट के मॉडल पे, ठीक है, जहाँ पे सरकार, मतलब इनका आइडिया थोड़ा सा टिल्ट था सोशलिज्म की ओर, ठीक है, जहाँ पे सरकार क्या कर रही है, सारे लोगों के लिए भला कर रही है और उनकी भलाई के लिए सोच रही है। कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म से भी कास्टिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, क्योंकि सारे रिसोर्स जब किसी एक कम्युनिटी के पास है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्सप्लॉइट करेगी और दूसरा सेक्शन क्या होगा, पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट होता रहेगा। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे अम्बेडकर व्यू ऑन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को लेके अम्बेडकर के क्या व्यू थे और क्या समझते थे। ही थॉट डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ नॉट मेयरली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो वो कहते थे कि जो लोकतंत्र है वो एक ज़िंदगी जीने का तरीका है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर हम हमारी ज़िंदगी में डेमोक्रेसी है, अरिस्टोक्रेसी है, मोनार्की है, तो ये हमारी पूरी ज़िंदगी डिफाइन कर रहा है हम कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, जो कि अम्बेडकर ने बहुत अच्छी बात कही है, ठीक है। हम आज लोकतंत्र में रह रहे हैं तो हम, मुझे, मेरी लाइफ कैसी है, मुझे फ्रीडम है, मुझे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मुझे सिक्योरिटी है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ, ठीक है, मुझे आज़ादी है। तो ये वे ऑफ लाइफ है, ये डेमोक्रेसी एक बहुत बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको अम्बेडकर जी सबसे बेस्ट मानते हैं, ठीक है। इसलिए इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इट मस्ट एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। और इनका मानना है कि डेमोक्रेसी वे ऑफ लाइफ है, साथ साथ क्या है, इसमें सामाजिक और जो आर्थिक एम्पावरमेंट है उसको भी ये क्या करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए, खास करके उन ग्रुप्स के लिए जो बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं, ठीक है, जिनका सदियों से एक्सप्लॉइटेशन होता आ रहा है। एंड वॉन्ट दैट पॉलिटिकल इक्वालिटी विदाउट सोशल इक्वालिटी इज मीनिंगलेस। और ये कहते हैं कि जब तक समाज में लोगों को इक्वालिटी नहीं मिलेगी तब तक हम राजनीतिक इक्वालिटी लेकर हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैं कहती रहूँ कि मेरे पास सीट है, मतलब इलेक्शन के लिए, ठीक है, मेरे पास पता है कि मेरे ग्रुप के 4-5 लोग हैं, उन सब वो सब आराम से क्या कर रहे हैं, अ, उसमें पॉलिटिक्स में बैठ रहे हैं और मस्त मज़े वज़े कर रहे हैं। लेकिन समाज में जब हम उतरते हैं, समाज में देखते हैं, तो लोग हमें नापसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर जात से बिलोंग करते हैं। तो वो जो अम्बेडकर हैं वो यही कहते हैं कि जब तक समाज में तुम्हारी इज्जत नहीं होगी, समाज में तुम्हारे लिए इक्वालिटी नहीं होगी, बराबर की बात नहीं होगी, तब तक ये जो राजनीतिक हमने तुम्हें समानता दी है, चाहे वो रिजर्वेशन के थ्रू हो गया, वो कुछ नहीं है, ठीक है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो वो अगर समाज में इक्वालिटी आ जाए ना, तो रिजर्वेशन की कभी ज़रूरत ही ना पड़े। जो लोग रिजर्वेशन को बहुत ज़्यादा बुरा मानते हैं, ये कहते हैं रिजर्वेशन से क्या होता है कि जो कम नंबर लेकर आगे बढ़ जाते हैं, तो उनको ये बहुत कम मिला है एक तरीके से देखा जाए तो। उनके दादा परदादा ने जो झेला है, जो सहा है इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, वो हम आज नहीं उस चीज़ को क्या कर सकते, शॉर्ट कर सकते, या फिर उस चीज़ को हम नहीं समझ सकते, ठीक है। तो उनका मानना है जब तक समाज में आप एकता नहीं ला सकते हैं तब तक इस तरीके की एकता का कोई मतलब नहीं बन जाता है, ठीक है। एंड कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, ठीक है, डिल्यूजन विद हिंदुइज्म ड्यू टू कास्ट सिस्टम। तो इनका जो सबसे ज़्यादा वो निकल के आता है, क्रिटिसिज्म निकल कर आता है, वो हिंदू जो होते हैं या फिर हिंदू धर्म होता है उससे निकल कर आता है, ठीक है। इसलिए ये अपने क्या करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं बुद्धिज्म में। और इनका एक फेमस स्टेटमेंट भी जहाँ ये कहते हैं कि मैं पैदा तो हिंदू हुआ हूँ लेकिन मैं मरूंगा हिंदू नहीं, ठीक है। क्योंकि भाई हमारी एक्सपेक्टेशन हर चीज़ से अच्छी होती है कि हमें अच्छा मिलेगा, चाहे हमारा धर्म हो गया, हमारे परिवार, हमारा जाति धर्म कुछ भी हो गया। लेकिन जब आपको उन्हीं सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा गिराया जाता है, एक पाप के थ्रू आपको देखा जाता है, पॉलिटिक्स देखा है, तो उन सब चीज़ों में रहने का क्या मतलब बन जाता है, ठीक है। तो इसी के लिए ये क्या करते हैं, 14 अक्टूबर 1956 को नागौर में बहुत सारे लोगों के साथ, जो इनके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, उनके साथ मिलकर ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं और सारे के सारे लोग क्या बन जाते हैं, बुद्ध बन जाते हैं, ठीक है, बुद्धिज्म को अपना लेते हैं। एंड ही फाउंडेड भारतीय बुद्ध महासंघ। और उन्होंने आगे चल के भारतीय बुद्ध महासभा का भी गठन किया। एंड सॉ बुद्धिज्म एज अ पाथ ऑफ डिग्निटी, रेशनैलिटी एंड इक्वलिटी। और उन्होंने कहा कि जो बुद्धिज्म है, ठीक है, जो गौतम बुद्ध का धर्म है, वो धर्म हमें सिखाता है क्या, डिग्निटी। डिग्निटी समझते हो, आत्मसम्मान सिखाता है, रेशनैलिटी की बात करता है, जहाँ पे कोई भी सुपरस्टिशन नहीं है, कोई ख्याली बात नहीं है, कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ठीक है, और समानता की बात करता है। आपने थोड़ा सा भी बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा होगा, समझा होगा, सीखा होगा, तो आपको पता है कि किस तरीके से इक्वालिटी की बात करता है बुद्धिज्म और सबको एक समान समझता है, ठीक है। इनके हम अगर मेजर वर्क देखें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो याद भी रखने हैं, तो है एनाइलेशन ऑफ कास्ट,
ये उन्होंने 1936 में लिखी है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, ये इकोनॉमिक्स पे बहुत अच्छी किताब है जो उन्होंने 1923 में लिखी है। बुद्धा एंड इट्स धर्म 1957 में लिखी है। हु वर द शूद्रास 1946 में। द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स। तो ये सारे इनके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, आपको सारे रिमेंबर रखने हैं, ठीक है, कि इन्होंने क्या क्या काम लिखे। इनकी बुक आप कोई सी भी नहीं छोड़ सकते, ये सारी की सारी स्टार मार्क कर दो। एक भी बुक ऐसी नहीं कि हम इसको छोड़ के आगे बढ़ जाए, सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम इनके लेगेसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ही वॉज द की आर्किटेक्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एफर्मेटिव एक्शंस रिजर्वेशन इन इंडिया। तो देखो सोशल जस्टिस के ये की आर्किटेक्ट रहे हैं, ठीक है, समाज में इक्वलता की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, या फिर समाज में न्याय की बात करते हैं, साथ में एफर्मेटिव एक्शंस की बात करते हैं, इसमें रिजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट निकल कर आता है, ठीक है। आज प्रेजेंट में आप रिजर्वेशन की बात करते हो, नौकरियों में रिजर्वेशन हो गया, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा में रिजर्वेशन हो गया, ये सब इन्हीं की देन है, क्योंकि उनका मानना था कि हम कुछ नहीं कर पाए समाज में, तो हम राजनीति के थ्रू ही कुछ कर सकते हैं आगे चल के, जो हम अपना समाज बदल सकते हैं, ठीक है। एंड ही वॉज द इंस्पिरेशन फॉर द दलित मूवमेंट एंड मॉडर्न ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। और ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन जाते हैं, ठीक है, दलित मूवमेंट में जितने भी आगे हुए या उस टाइम हो रहे थे। साथ में प्रेजेंट डे जो ह्यूमन राइट एक्टिविज्म देखने को मिलता है, ठीक है, सारे लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो वो भी कहाँ से इंस्पायर हुए हैं, बी आर अम्बेडकर से इंस्पायर हुए हैं। अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बात कहूँ कि जितना बी आर अम्बेडकर ने किया है उतना किसी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर ने नहीं किया होगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बातें नहीं कही हैं, यूटोपियन थिंग्स नहीं थी उनकी, उन्होंने सच में वो काम किए थे, घर से बाहर निकले, सड़क पे चले, ठीक है, यहाँ तक कि औरतों को सम्मान दिलाया। जो औरतें आज उन्हें गालियां देती होंगी मे बी, या फिर उन्हें नहीं मानती होंगी, मैं बताना चाहती हूँ कि उन्हीं की वजह से आप आज फ्री हो, बोल पा रहे हो, घर से निकल पा रहे हो, चाहे आप लोअर कास्ट हो चाहे आप अपर कास्ट हो, लेकिन अम्बेडकर का आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। एजुकेशन आपको दिलवाई, घर से बाहर निकलना आपको दिलवाया, और जिस संविधान ने आपको बराबरी का हक दिया, वो सब किसने बनाया, भाई बनाया अम्बेडकर ने, ठीक है। एंड पोस्टमसली अवार्डेड भारत रत्न 1990, और उनको 1990 में भारत रत्न मिला था जब उनकी डेथ हो गई थी तब, ठीक है। एंड इज आइडिया कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस द इंडियन पॉलिटिक्स, लॉ एंड सोशल रिफॉर्म। और इनके जितने भी आइडियाज़ हैं, जो भी सोच है, विचार है, वो अभी भी भारत की राजनीति को शेप करती है, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा विंग या फिर कोई ना कोई ऐसी वो हमें देखने को मिलती है पॉलिटिकल पार्टी जो अम्बेडकर को अपने कोर आइडियाज़ में रखती है, अम्बेडकर को सबसे आगे रखती है, और वो रिप्रेजेंट करती है कि हम कब अम्बेडकर की ही सोच पर आगे चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, हाँ, अंबेडकर का रिलेवेंस को हम यहाँ पे समझ लेंगे कि अंबेडकर का रिलेवेंस क्या है टुडेज पॉइंट ऑफ व्यू। इक्वालिटी एंड रिप्रेजेंटेशन रिमेन्स कोर इशू इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो इक्वालिटी जिसकी हम बात करते हैं और रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, चाहे विमेंस की रिप्रेजेंटेशन की, चाहे मार्जिनलाइज ग्रुप के रिप्रेजेंटेशन की, तो एक बहुत बड़ा इशू बनता है इंडियन डेमोक्रेसी में, ठीक है, कि हमें कितना रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, किस किस को इक्वालिटी होनी चाहिए, किस किस फॉर्म में इक्वालिटी होनी चाहिए, ये चीज़ें हमें आज भी देखने को मिलती हैं। एंड हिज आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, मोरालिटी, सेकुलरिज्म एंड सोशल जस्टिस गाइड पब्लिक पॉलिसी। और इनका जो आइडिया था कि हमेशा एक संविधान के थ्रू चलना चाहिए एक देश, ठीक है, मोरल वैल्यूज़ पे चलना चाहिए, सेकुलरिज्म होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, जो क्या करता है हमारी अभी भी पब्लिक पॉलिसी को गाइड करता है, ठीक है। एंड इज़ द सिंबल ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज एंड ऑप्रेस कम्युनिटी। और एक सिंबल निकल कर आते हैं किसके लिए, जो मार्जिनलाइज सेक्शन होते हैं सोसाइटीज़ के, जो ओप्रेस सेक्शन होते हैं, जो SC ST होते हैं, ठीक है, उनके लिए एक बहुत बड़े सिंबल बन के आते हैं एम्पावरमेंट के, और सारे लोग इन्हें अपना भगवान भी मानते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट अगर कोटेशन की बात करें तो बी एजुकेट, बी ऑर्गेनाइज एंड बी एजुटेट, इनका बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये आपको अगर पता हो, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा है आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वीमेन हैड अचीव। इनका मानना था कि एक समाज तभी तरक्की कर सकता है जब उस समाज की महिलाएं बहुत ज़्यादा तरक्की पर हों, ठीक है, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। कास्ट इज नॉट जस्ट अ डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज डिवीजन ऑफ लेबरर्स। तो यहाँ पर इनके सारे फेमस कोटेशन है। आई होप आपको इस वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और नहीं आई है तो दोबारा पढ़ लेना, दोबारा समझ लेना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर ही आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बी आर अम्बेडकर, एंड पढ़ते रहो आगे, ठीक है, एग्जाम के अब ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जाम को, ठीक है। इसके साथ साथ मैं दूसरी यूनिट भी जल्दी कवर कराऊंगी, क्योंकि ऐसे करते रहे एक वीडियो से तो बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास मुश्किल से 1.5 महीना बचा हुआ है, 1.5 नहीं तो 2 महीने, चलो पूरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल वी हैव टू लाइक ऐसे नहीं कर सकते कि हम टर्टल की रेस में जा रहे हैं, हमें रैबिट बनना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, हम तभी कवर कर पाए, ठीक है। तो चलो बढ़िया है, आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पढ़ते रहो, ठीक है। बाय बाय।